हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक पिकअप साइंस। मैं नेहा अग्रवाल आज फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। इसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्लास 10th की। रिप्रोडक्शन सबसे पहले हम समझेंगे कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि कोई भी हम अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं तो उन लिविंग ऑर्गेनिज्म का खुद की जैसी एक नई कॉपी बनाना, नया इंडिविजुअल क्रिएट करना, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। हम देखते हैं अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर हमें वेरिएशंस देखने को मिलती है। मींस डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स देखने को मिलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो वेरिएशन है ये कैसे आती है कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो उसके अंदर क्या होता है बच्चों, टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलते हैं। एक होते हैं मेल और एक होती है फीमेल। ठीक है, तो ये जो मेल और फीमेल हैं दोनों ही जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो इनके अंदर क्या होते हैं कि दोनों के जीन्स आते हैं, मेल से भी जीन्स आते हैं और फीमेल से भी जीन्स आते हैं, और दोनों से एक न्यू डॉटर सेल्स बनती है। तो ये दोनों के जीन्स जब आते हैं, जीन्स क्या होते हैं बच्चों, डीएनए। ठीक है, डीएनए क्या होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये डीएनए जब मेल और फीमेल से आता है तो हमारी सेल्स जो होती है उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है। केमिकल रिएक्शंस के कारण क्या होता है कि इसके डीएनए में थोड़े बहुत चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, और यही चेंज क्या करते हैं, वेरिएशंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कभी भी हमारे फादर होते हैं, मदर होते हैं, तो जितने भी उनके चिल्ड्रंस या बच्चे देखने को मिलते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस देखने को मिलती है। वो एग्जैक्ट अपने मम्मी पापा जैसे तो नहीं दिखते। ठीक है, तो ये वेरिएशंस जो होती है वो डीएनए में वेरिएशंस के कारण आती है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपनी जैसे एग्जैक्ट कॉपी क्यों नहीं बनाते। तो मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके पास खुद का डीएनए होता है, और उस डीएनए में क्या होती है, इंफॉर्मेशंस होती हैं जो नेक्स्ट जनरेशन्स तक मूव करती है। और ये जो डीएनए होते हैं ये अपने खुद की जैसी कॉपी बनाते हैं जब भी ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो मदर और फादर से जो डीएनए आता है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, तो ये जो डीएनए है ये खुद की कॉपी बनाते हैं, मीन्स रेप्लिकेट करते हैं रिप्रोडक्शन से पहले। तो जब सेल के अंदर ये कॉपी बना रहे होते हैं अपनी, तो इनके अंदर क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। और इन केमिकल रिएक्शंस के कारण क्या होता है कि इन डीएनए के अंदर थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। ठीक है, और इसी चेंज के कारण हमें क्या देखने को मिलती है, वेरिएशंस देखने को मिलती है किसी भी नए ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि डीएनए की कॉपी जो रीजनरेट करती है रिप्रोडक्शन के दौरान, जो कॉपीज बनाती है अपनी, वो बिल्कुल सिमिलर नहीं होती, उनके अंदर वेरिएशंस होते हैं। इसीलिए हमें जो नेक्स्ट जनरेशन में हमें जो भी ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे उनके अंदर वेरिएशंस देखने को मिलती है। तो ये जो वेरिएशंस है क्या ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ये वेरिएशन होनी चाहिए? तो हाँ, वेरिएशंस बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि वेरिएशंस नहीं होगी तो क्या होगा, ओवर टाइम मीन्स जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो हमें पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस आते रहेंगे, और अगर एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे और हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी चेंज नहीं आएगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो सर्वाइवल के लिए वेरिएशंस बहुत जरूरी है, क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंज होता रहता है। हम देखते हैं कि पहले के टाइम में हमारे एंसेस्टर थे, हम सबको पता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो कौन थे, मंकीज थे। ठीक है, अब मंकीज में धीरे धीरे चेंज आया तो वो क्या उन्होंने आदि मानव में कन्वर्ट हुए। आदि मानव ने फिर खड़ा होना सीखा, चलना सीखा, दौड़ना सीखा, भागना सीखा, आग जलाना सीखा। तो उनके अंदर वेरिएशंस आई और धीरे धीरे आज हम ह्यूमंस को देख रहे हैं अर्थ के ऊपर। तो क्या हमारे पहले के जो एंसिस्टर थे उस टाइम जो अर्थ का एनवायरनमेंट था और आज का जो अर्थ का एनवायरनमेंट है, क्या वो सेम है? नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं है, उसके अंदर चेंजेस हैं। तो यही चेंज को एडप्ट करने के लिए हमें हमारी बॉडी के अंदर वेरिएशंस जरूरी है। ठीक है, और ये वेरिएशन हमें कहाँ से मिलता है, जब डीएनए के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, कॉपीज बनाते हैं उसकी, उस टाइम पे जो वेरिएशंस होती है वो वेरिएशन जरूरी होती है। ठीक है, इवोल्यूशन, किसी भी स्पीशीज के अंदर इवोल्यूशन जो होता है उस इवोल्यूशन के लिए भी वेरिएशंस का होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, नाउ स्टार्ट द चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें अभी तक हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन जो होता है टू टाइप का होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम से पता चल रहा है, ए का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो ए है इसका मतलब ही क्या है, सेल्फ, जो खुद से रिप्रोड्यूस करे। मीन्स इसमें
सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही अपनी जैसी खुद की एग्जैक्ट कॉपीज बनाता रहता है। तो जब सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी तो टाइम भी कम कंज्यूम होगा, तो लेस टाइम लेता है ये, इसमें एनर्जी भी कम लगती है। और जबकि ये खुद की जैसी कॉपी बनाता है तो इसलिए इसके अंदर वेरिएशंस भी बहुत कम देखने को मिलती है। कम वेरिएशन होगी तो क्या होगा, ये अपने आप को कम एडप्ट कर पाएगा एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, या बिल्कुल भी अडप्ट नहीं कर पाएगा। तो इसके अंदर इवोल्यूशन जो है वो भी बहुत कम देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल है अमीबा। लेकिन दूसरी जगह अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर टू पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, मेल और फीमेल, जो मैंने आपको बताया। तो मेल और फीमेल जब आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं उनके डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, तो उसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है और एनर्जी भी बहुत ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है, क्योंकि ये इसमें दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है तो डीएनए दो पेरेंट्स से आता है, तो इसमें क्या होता है, वेरिएशंस बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और वेरिएशंस बहुत ज्यादा देखने को मिलती है तो क्या होता है, इसमें इवोल्यूशन के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। और इसमें एनवायरनमेंट में जितना भी चेंज आता है उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को इजीली एडप्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप है इसमें फीजन। फीजन का नाम ही क्या होता है, ब्रेक डाउन। ठीक है, किसी भी सेल का ब्रेक होना क्या कहलाता है, फीजन कहलाता है। अब फीजन जो है टू टाइप का होता है, एक होता है बाइनरी फीजन, एक होता है मल्टीपल फीजन। बाइनरी का नाम मतलब क्या है, टू, कि एक सेल जब टू में डिवाइड हो जाती है तो उसको कहते हैं हम बाइनरी फीजन। जैसे कि यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है पिक्चर के अंदर कि एक सेल है, उसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ और फिर वो टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गई। यहाँ पे ये क्या है, एक पेरेंट सेल है, इसके बीच में क्या है, न्यूक्लियस है जिसके अंदर उसका डीएनए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, और साइड में डॉटेड पार्ट आपको नजर आ रहा है साइटोप्लाज्म है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस की लेंथ इंक्रीज होती है और वो धीरे धीरे फिर डिवाइड होना स्टार्ट होता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और फिर सेल मेम्ब्रेन डिवाइड होना स्टार्ट होती है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि ये एक सेल से टू न्यू डॉटर सेल्स में बदल जाता है। और ये जो टू डॉटर सेल बनती है ये एग्जैक्ट कॉपी होती है पेरेंट सेल की, मीन्स इसके अंदर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। मल्टीपल फीजन, मल्टीपल मीन्स दो या दो से ज्यादा सेल्स बनाना। ठीक है, एक सिंगल सेल का दो या दो से ज्यादा सेल में डिवाइड होना। तो यहाँ पे क्या है, एक सेल है पेरेंट सेल, इसके बाहर क्या है, सिस्ट की फॉर्मेशन होती है जो कि हार्ड कवरिंग होती है। तो सिस्ट के अंदर ही यहाँ पे सेल्स जो होती है दो या दो से ज्यादा सेल्स में डिवाइड होती रहती है। और जब बिल्कुल भी इसमें स्पेस नहीं होता तो ये सिस्ट जो होती है ये ब्रेक हो जाती है और ये सारी की सारी टोटल सेल यहाँ से बाहर निकल जाती हैं और एक नई ऑर्गेनिजम्स में डेवलप हो जाती है। नाउ सेकंड टाइप है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या होता है, टुकड़ों में तोड़ना। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम जितने भी पीसेस में डिवाइड करेंगे वो उतने ही न्यू ऑर्गेनिजम्स बनाएगा। यहाँ पे हमने स्पाइरोगायरा का एग्जांपल लिया। स्पाइरोगायरा को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये तीनों पार्ट क्या करेंगे, तीन नए ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट कर लेंगे। मींस इस टाइप में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म में जितने भी पार्ट्स हम डिवाइड करेंगे, मींस जितने भी हिस्से में उसको कट करेंगे उतने ही न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करेगा। थर्ड टाइप है रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, रीजनरेशन मतलब कि दोबारा सा जनरेट करना। जैसे आपने मूवी देखी होगी वैनम। वैनम में क्या होता है, उसका कोई भी पार्ट कट हो जाता है तो वो फिर से न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। तो यहाँ आपको एग्जाम में वैनम का एग्जाम्पल नहीं लिखना, एग्जाम्पल है प्लेनेरिया और हाइड्रा। इसमें क्या होता है, एक्सीडेंटली या फिर किसी भी कारण से उसकी बॉडी का कोई पार्ट कट जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पिक्चर के अंदर कि एक पेरेंट है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, उसको कट गया बाई चांस गलती से दो हिस्सों में, तो ये दोनों ही हिस्से फिर से रीजनरेट हो जाते हैं और दो नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे तुमने देखा कि इसका एक लोअर पार्ट कट कर दिया और यहाँ से इसका एक अपर पार्ट कट हो गया, तो लोअर पार्ट भी अपने आप रीजनरेट हो गया, एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया। और इसका अपर पार्ट रीजनरेट हो गया तो यहाँ पे भी एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। मीन्स एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म से टू डॉटर्स ऑर्गेनिज्म तैयार हो गए। नाउ बडिंग। बडिंग में हम देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी के बाहर बड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होना शुरू हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी प्लांट होता है उसके ऊपर फ्लावर आने से पहले बड आती है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे हाइड्रा का हमने एग्जांपल लिया। हाइड्रा में आप देख रहे हो उसकी बॉडी के बाहर ये आउटग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई है, इसको हम बर्ड बोलेंगे। ये बर्ड धीरे धीरे क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स में ग्रो करना स्टार्ट होती है और फिर इसको यहाँ से कट कर देते हैं और ये एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है स्पोरेंजिया और स्पोर फॉर्मेशन। ये जनरली हमें फंगस और ईस्ट के अंदर देखने को मिलती है।
इसमें हम क्या देते हैं, फंगस और ईस्ट को ग्रो करने के लिए ज्यादातर मॉइस्चर या नमी वाली जगह चाहिए होती है। हम देखते हैं हमारे घरों में ब्रेड या रोटी होती है, उसको कई दिनों तक हम नहीं देखते, तो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं उसके ऊपर ब्लैकिश ग्रीनिश लेयर स्टार्ट हो जाती है निकलनी, और उसी को हम फंगस कहते हैं। तो फंगस में क्या होता है कि ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये होता है राइजोपस, ये ही इसको किसी ऑब्जेक्ट से अटैच होने में हेल्प करता है। लॉन्ग फिलामेंट पार्ट होता है इसकी बॉडी के अंदर, और एक स्पूलन पार्ट आपको ऊपर नजर आ रहा है, ये क्या है, स्पोरेंजिया। और इसके अंदर छोटी छोटी डॉट्स नजर आ रही है, येलो व्हाइट कलर का पाउडर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्पोर्स बोलते हैं। तो जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, ये जो स्पोरेंजिया होता है ये बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है, और इसके अंदर से ये स्मॉल डॉटेड पार्ट जो है वो हवा में चला जाता है, पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाता है, और जहाँ पे भी इसको सुटेबल कंडीशन मिलती है वहां पे उस ऑब्जेक्ट से जाके ये डॉटेड पार्ट चिपक जाता है, और फिर धीरे धीरे कुछ टाइम बाद फिर से ये न्यू फंगस के अंदर ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन मींस प्लांट्स के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट को कट करके कंप्लीट नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो करवाना वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहलाता है। ये नेचुरल और आर्टिफिशियल दो तरीके का होता है। नेचुरल में नेचुरली रूट्स के द्वारा, जैसे स्वीट पोटैटो होते हैं, स्वीट पोटैटो में हम देखते हैं कि उसके अंदर जहाँ पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं, रूट्स होती है, उसको हम कट करके सॉइल में लगा देंगे तो नया स्वीट पोटैटो उग जाएगा। पोटैटो के अंदर हम देखते हैं व्हाइट कलर के हमें सूलन पार्ट्स नजर आते हैं, वो क्या होता है, उसका स्टेम वाला पोर्शन होता है, उसको कट करके हम सॉइल में लगाएंगे तो पोटैटो निकल जाएगा। वैसे ही एक प्लांट होता है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में क्या होता है, इस तरह से उसकी लीफ होती है, और लीफ के ऊपर ऐसे व्हाइट कलर के छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये लीफ जब हवा के कारण नीचे सोइल में गिर जाती है, दब जाती है, तो यहाँ से प्लांट्स की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आर्टिफिशियल में क्या करते हैं, हम जानबूझ के कट करते हैं, जैसे रोज का हम देखते हैं, रोज के प्लांट में हम क्या करते हैं, उसकी टहनी को कट करके और दूसरे गमले में लगाते हैं तो रोज का प्लांट ग्रो कर जाता है। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, हम टू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स लेते हैं, या फिर टू डिफरेंट प्लांट्स भी ले सकते हैं हम। एक वो प्लांट लेते हैं जिसका रूट सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और एक वो प्लांट लेते हैं जिसका शूट सिस्टम, स्टेम वाला पार्ट पोर्शन अच्छा होता है। तो दोनों को आपस में बाइंड कर देते हैं, यहाँ पे कुछ किसी मिट्टी या गोबर की लेयर लगा के उसको अच्छे कपड़े से बांध देते हैं। कुछ दिनों बाद क्या होता है कि ये दोनों प्लांट्स आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, और इस पे जो नई वेराइटी उगती है वो बहुत अच्छी मतलब नस्ल के इस पे फल लगते हैं। लेयरिंग, लेयरिंग में क्या होता है, जैस्मिन का प्लांट होता है, जैस्मिन के प्लांट्स के अंदर क्या होता है, इसकी जो स्टेम्स होती है ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती हैं, इतनी लचीली होती है कि इसको खींच के हम सॉइल के अंदर दबा देते हैं, और कुछ टाइम बाद क्या होता है, यहाँ पे रूट ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही रूट ग्रो होना स्टार्ट होती है, इसको यहाँ से कट कर देते हैं, और ये एक नया प्लांट जैस्मिन का उग जाता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स। मैंने कौन कौन सी टाइप्स बताई, फिजन, फिजन के अंदर बाइनरी और मल्टीपल फिजन, फिर मैंने करवाया फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, देन हमने पढ़ा स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है, एक बड़ी। तो ये आपको क्लियर हो गई, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा। आई होप मैं आपकी सारी क्वेरीज दूर करने की कोशिश करूंगी। अब हम पढ़ेंगे कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमने टाइप्स पढ़ी हैं, तो इसकी क्या एडवांटेज है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होती है। तो क्योंकि इसके अंदर सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो यहाँ पे प्लांट्स जो होते हैं फास्ट ग्रो करते हैं, और प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर जो सीड की जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है वो खत्म हो जाती है यहाँ के अंदर, क्योंकि हम इसके पार्ट्स को कट करके नए प्लांट्स लगाते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, तो इसमें सीड्स जो होते हैं उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। और जितने भी यहाँ पे डॉटर प्लांट्स बनते हैं वो बिल्कुल सिमिलर बनते हैं पेरेंट सेल के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीड की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, मीन्स यहाँ पे जीन्स का कोई रोल नहीं होता, तो इसमें वेरिएशंस नहीं होती। तो जितने भी नए डॉटर प्लांट बनेंगे वो सारे के सारे एग्जैक्ट कॉपी बनाएंगे अपने पेरेंट प्लांट की। तो ये थी उसकी कुछ एडवांटेजेस। अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि सिमिलर है और उसमें कोई वेरिएशंस नहीं है, तो इसमें डिजीज के चांसेस ज्यादा होते हैं कि इसके अंदर, और ये मतलब कि अडेप्ट नहीं कर पाता अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसके डिसएडवांटेज क्या है कि इसके अंदर कोई न्यू वैरायटी नहीं बनती, क्योंकि सेम कॉपी बनाता है तो बिल्कुल पेरेंट्स का जैसा होता है। इसके अंदर क्या होता है, किसी स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, ये नहीं कि कोई भी आम आदमी आएगा और वेजिटेटिव प्रोपागेशन कर देगा, नहीं, जिस पर्सन को इसकी नॉलेज होती है वही ये चीज कर सकता है। और दूसरा, इसके अंदर डिजीजेस लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसके अंदर वेरिएशंस देखने को नहीं मिलती, इसमें जीन्स का कोई रोल नहीं होता। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
नाउ वी मूव ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम आते ही हमारे दिमाग में आता है मेल और फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल टू पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें। मेल से जो मेल की जो सेल होती है उसको हम बोलते हैं स्पर्म सेल, और फीमेल के अंदर होती है एग और ओवम। ठीक है, अब ये दोनों सेल जब आपस में फ्यूज करती है तो नई सेल बनती है जिसको हम बोलते हैं गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स, इनके और भी बहुत सारे नाम होते हैं अलग अलग। गैमेट्स भी बोल सकते हैं इसको, सेक्स सेल के नाम से भी जानते हैं, जर्म सेल्स भी बुलाते हैं इनको, इनको रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोल सकते हैं। तो कुछ भी किसी भी नाम से हम बुला सकते हैं, लेकिन गैमेट्स मुझे इजी लगता है तो मैं इसमें गैमेट्स ही यूज करूंगी चैप्टर में आगे। तो आप याद रखना, जहाँ पे भी गैमेट्स का नाम आए मीन्स स्पर्म और एग सेल के फ्यूजन के बाद जो न्यू सेल बनी है उसको हम गैमेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम प्लांट्स में देखेंगे। प्लांट्स में मेन पार्ट जो होता है वो होता है फ्लावर। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये जो रेड वाला पोर्शन नजर आ रहा है, रेड और ग्रीन। ठीक है, ये तो है मेल पार्ट, और ये जो सेंटर में आपको फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये है फीमेल पार्ट। ठीक है, तो मेल पार्ट में क्या होता है, इसका लॉन्ग ये फिलामेंट पार्ट नजर आ रहा है आपको। ठीक है, और ऊपर जो रेड कलर का पोर्शन है ये, इसको हम कहते हैं एंथर। इसी के अंदर क्या होते हैं, वाइट येलो कलर के छोटे छोटे पाउडर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंथर और फिलामेंट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मेल पार्ट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टेमन। अब बीच में ये फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो सबसे ऊपर ये जो पार्ट है इसको हम कहेंगे स्टिग्मा। ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम बोलते हैं स्टाइल, और जो स्वुलन पार्ट है इसको हम बोलते हैं ओवरी। इसके अंदर ये जो आपको येलो कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये क्या है, एग और ओवम। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, फीमेल पार्ट बनाते हैं, और फीमेल के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल के नाम से जानते हैं। समझ आया बच्चों? तो ये था एक फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है। अब फ्लावर जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल मीन्स एक ही फ्लावर के ऊपर दोनों तरह की सेक्स सेल्स प्रेजेंट होती है, मेल भी और फीमेल भी। ठीक है, और यूनिसेक्सुअल मीन्स सिंगल पार्ट, कि एक फ्लावर के ऊपर क्या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा क्या फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, समझ आया कि बोथ मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट है तो उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। और अगर एक पार्ट पे एक सिंगल टाइप ऑफ सेल या तो फीमेल सेल या फिर मेल सेल प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, अब ये जो फ्लावर है ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, क्या होता है इनके अंदर। तो फ्लावर के अंदर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है पोलिनेशन। पोलिनेशन के अंदर क्या होता है बच्चों, कि ये जो मैंने बताया था कि एंथर जो होता है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल पाउडर लाइक स्ट्रक्चर। तो इन पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक लेकर जाया जाता है, ये एंथर से पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक लेकर जाया जाता है। ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर आके ये क्या होता है, यहाँ पे स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है और चिपक जाते हैं। समझ आया? तो इसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन भी होता है, क्रॉस पोलिनेशन भी होता है। सेल्फ पोलिनेशन मीन्स अगर सिंगल फ्लावर के ऊपर दोनों प्रेजेंट है, मेल और फीमेल, तो वो अपने ही एंथर अपने ही स्टिग्मा के ऊपर लाके डाल देगा, तो ये तो होगा सेल्फ पोलिनेशन। और अगर एक फ्लावर के एंथर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर आके चिपक जाएंगे पोलन ग्रेन्स, तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, इसमें हेल्प कौन करता है बच्चा, या तो ये हवा के कारण आ जाते हैं, या पानी के कारण आ जाते हैं, या फिर इंसेक्ट्स और बर्ड्स होते हैं जब वो फ्लावर का रस लेने आते हैं तो इनकी बॉडी के ऊपर चिपक जाते हैं, दूसरे फ्लावर के ऊपर जाके बैठते हैं तो उनकी बॉडी से वो पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके चिपक जाते हैं। ठीक है, तो ये तो था पोलिनेशन। नेक्स्ट स्टेप आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर आकर चिपक गए हैं वो क्या करेंगे, इस स्टाइल से होते हुए और ओवरी तक पहुंचेंगे, यहाँ पे एग और ओवम तक पहुंचेंगे, और क्या बनाएंगे, जब एग और जो पोलन ग्रेन आपस में फ्यूज होंगे तो जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे ये। ठीक है, तो ये पोलन ग्रेन्स क्या होंगे, ट्यूब की हेल्प से नीचे तक जाएंगे, ओवरी तक। ठीक है, ये होता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ओव्यूल हम देख रहे हैं, ओव्यूल ये जो अंदर होता है ओव्यूल और एग, ये सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जो बाहर का जो पोर्शन होता है ओवरी, ये फ्रूट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये 3 स्टेप्स आते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर। फर्स्ट पोलिनेशन,
यहाँ पे दिख भी रहा है आपको पिक्चर के अंदर। इस पिक्चर में दिखाया गया है बच्चों कि ये जो पोलन ग्रेन्स उड़ रहे हैं ये स्टिग्मा के ऊपर आके चिपक गए, ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जनरेट हुआ और ये गया ओवरी तक। ओवरी के साथ ये जैसे ही फ्यूज होगा और ये क्या बनाएगा, जाइगोट बना देगा। जाइगोट फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और एग जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा और ओवरी जो है वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब आता है जर्मिनेशन का प्रोसेस क्या होता है कि जब सीड की फॉर्मेशन हो जाएगी तो इस सीड को जैसे ही हम सोइल में ग्रो करवाएंगे वो एक नए प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, उसको कहते हैं हम जर्मिनेशन सीड। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि जाइगोट क्या है एम्ब्रियो क्या है। तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जाइगोट बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो फिर सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में क्या होता है कि सबसे पहले जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो फीटस में कन्वर्ट होता है, फीटस फिर एक बेबी, कंप्लीट बेबी मदर। फीटस क्या होता है, फीटस वो टाइम होता है जब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मींस बेबी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, कंप्लीट हमें एक बेबी नजर आने लग शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं फीटस। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। लास्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर एक एज होती है प्यूबर्टी की एज। प्यूबर्टी की एज कौन सी एज होती है, जहाँ पे उसके सारे सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं वो डेवलप हो चुके होते हैं, मीन्स उसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है किसी भी पर्सन के अंदर, उसको कहते हैं प्यूबर्टी की एज। ये लगभग 16-17 की जो एज होती है उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी की एज, प्यूबर्टी की एज। इसके अंदर कोई भी पर्सन कैपेबल होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, ये वो टाइम पीरियड है जो किसी बच्चे और एडल्ट के बीच में जो होता है, मीन 16-17 से ऊपर की एज जो होता है वो एडल्ट में गिना जाता है और उससे कम जो एज के होते हैं वो बच्चों में आते हैं। तो प्यूबर्टी की एज होती है 16 टू 17 की जो एज होती है वो होती है प्यूबर्टी की एज। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पे। तो इसमें ये जो आपको रेड पोर्शन नजर आ रहा है, ये जो मेन पार्ट है इसका, ये होता है टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस का काम क्या होता है कि ये स्पर्म बनाती है और हार्मोन रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही एक ऐसा हार्मोन है जो मेल के अंदर जितने भी तुम्हें चेंजेस देखने को मिलते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, की दाढ़ी आ जाना, उनके शोल्डर्स ब्रॉड हो जाना, उनकी वॉइस जो है वो मतलब कि थोड़ी मोटी आवाज हो जाना, तो जितने भी चेंजेस आपको प्यूबर्टी के टाइम पे देखने को मिलते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही होते हैं। इसको सेक्स हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो टेस्टिस है इसको बाहर से जो कवर करता है उसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम जो होता है वो टेस्टिस को प्रोटेक्ट करके लगता है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और स्क्रोटम और ये टेस्टिस जो होते हैं ये बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं। आउटसाइड क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये बॉडी का हमारा टेम्परेचर जो होता है वो इनके लिए सुटेबल नहीं होता और ये मतलब कि लोअर टेम्परेचर में रहते हैं, इसलिए ये बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं। अब टेस्टिस जो स्पर्म बनाती है उसको लेके कौन जाता है, ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, वास्ट डिफरेंस। ठीक है, ये उसको अपने ऑर्गन तक लेकर जाती है जहाँ पे उसको स्पर्म को रिलीज करना होता है। ठीक है, ये वास्ट डिफरेंस फिर उसको यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर जाती है। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, जहाँ पे हमारा यूरिन प्रेजेंट होता है। अब ये यूरिनरी ब्लैडर और क्या होता है, यहाँ पे ओपन होता है यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा के थ्रू फिर वो पेनिस के थ्रू स्पर्म को बॉडी से बाहर रिलीज कर देता है। ठीक है बच्चों, और आपने देखा होगा कि स्पर्म जो होती है व्हाइट कलर का होता है, स्टिकी सब्सटेंस होता है। तो वो स्टिकी क्यों होता है कि हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे 2 वेसिकल्स होती है, एक सेमिनल वेसिकल और एक प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये क्या करती है, ये क्या करती है, रिलीज करती है एक मिल्की फ्लूइड, मतलब दूध जैसा फ्लूइड रिलीज करती है। ठीक है, और ये स्टिकी क्यों होता है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है स्पर्म की। अगर ये स्टिकी नहीं होगा तो इसके ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ सकती है, तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन को इजी बनाता है और दूसरा ये स्पर्म को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, इसीलिए ये स्टिकी होता है। ठीक है, तो ये रोल किसका होता है, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का, कि ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है और एक मिल्की फ्लूइड रिलीज करती है, जिसके कारण ये स्टिकी होता है। समझ में आया बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब है फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर सबसे पहले पार्ट आता है वेजाइना। ये जो आपको यहाँ पे ये पार्ट नजर आ रहा है वेजाइना,
यही वो पार्ट है जहाँ पे मतलब कि पेनिस एंटर करता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे और स्पर्म रिलीज करता है। ठीक है, फिर ये स्पर्म क्या होता है कि यहाँ एक गेट लाइक स्ट्रक्चर होता है सर्विक्स, यहाँ से ये गेट से गुजरता हुआ और फिर यूट्रस तक पहुंचता है। यूट्रस के पास आने के बाद यूट्रस क्या होता है, एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो फीटस जो है वो 9 मंथ तक ग्रो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये है फैलोपियन ट्यूब और इसको ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे दोनों साइड में क्या होती है, ओवरीज प्रेजेंट होती हैं जो कि एग रिलीज करती हैं और हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरोन एंड ओस्ट्रोजन। ठीक है, अब जैसे ही ये एग रिलीज करती है ये फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ यूट्रस तक आता है और अगर यूट्रस में स्पर्म एंटर कर जाती है तो वो एग के साथ फ्यूज हो जाता है। जैसे ही फ्यूज होता है तो वो जाइगोट की फॉर्मेशन करता है, जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होकर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, फिर एम्ब्रियो क्या करता है फीटस में कन्वर्ट हो जाता है और फिर 9th मंथ तक बेबी यहाँ पे ग्रो करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अब ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है मैंने बता दिया आपको कि जैसे ही स्पर्म एंटर करती है वेजाइना के अंदर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो ये क्या करती है ऊपर की साइड मूव करती है, सर्विक्स से होते हुए यूट्रस तक जाती है और ओविडक्ट जो है वहाँ पे एग रिलीज करती है और फिर वो एग और स्पर्म आपस में फर्टिलाइज करते हैं, जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं, फिर वो जाइगोट ग्रो करता है और एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो यूट्रस के अंदर आ जाता है और धीरे धीरे एम्ब्रियो डेवलप होता है किसके अंदर, फीटस के अंदर। और एम्ब्रियो जो होता है उस फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, प्लेसेंटा जिसको हम बोलते हैं मदर्स की ब्लड वेसल, जिसके थ्रू जो बेबी है वो न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या होता है अगर मदर की बॉडी के अंदर जो हर मंथ जो एग रिलीज होता है ओवरी से, अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है कि एवरी मंथ जो होता है एग रिलीज होता है ओवरी से, अगर एग जो होता है वो फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है पूरे मंथ जो होती है यूट्रस की वॉल जो होती है वो मतलब न्यूट्रिशन गेन करती रहती है और थिक हो जाती है। और जैसे ही एग रिलीज होता है अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है कि वो जो वॉल होती है उसका कोई काम नहीं होता, तो वो क्या करती है धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही वो ब्रेक होना स्टार्ट होगी वहां से ब्लड रिलीज होना स्टार्ट होता है, तो उस वजाइनल ब्लीडिंग को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, जो फीमेल्स में देखने को मिलता है हमें हर मंथ मेंस्ट्रुएशन टाइम। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक पीरियड होता है जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, ये वो पीरियड होता है जहाँ पे डेवलपमेंट होती है फीटस की, फीटस की डेवलपमेंट होती है यूट्रस के अंदर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड की मीन्स टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन से लेकर फीटस की डेवलपमेंट जो होती है बॉडी के अंदर उसको बोलते हैं हम जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, मीन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब फीटस की फॉर्मेशन हो जाती है तो फीटस की फॉर्मेशन से और जब तक बेबी बॉडी से बाहर नहीं आता उसके बीच का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, जैसे इसमें दिखाया हुआ है कि ये एग रिलीज हुआ और अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये जो थिक वो थी ये ब्रेक हो जाएगी और यहाँ से ब्लड रिलीज होगा जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। अब बच्चों कुछ बॉडी के अंदर डिजीज होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये डिजीज जो होती है टू टाइप की होती है, एक बैक्टीरियल और एक वायरल। अगर बैक्टीरिया के कारण होती है तो उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं, वायरस के कारण होते हैं तो वायरल इन्फेक्शन कहते हैं। बैक्टीरिया के कारण जो डिजीज होती है सेक्सुअल डिजीज उसको कहते हैं गोनोरिया या सिफिलिस, वायरस के कारण होती है उसको कहते हैं वार्स या HIV एड्स। ठीक है, आप सभी ने नाम सुना होगा। तो इन डिजीज से बचने के लिए ड्यूरिंग सेक्स हमें कुछ प्रिवेंशंस लेने पड़ते हैं, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो होते हैं उनको अडॉप्ट करना पड़ता है ताकि हम इन डिजीज से बच सकें। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक फिजिकल बैरियर होता है कि कॉन्डोम्स का यूज करना चाहिए, जिसके कारण क्या होगा कि मेल का जो सेक्सुअल पार्ट है वो फीमेल की वजाइना से डायरेक्टली टच नहीं होगा, जिसके कारण डिजीज होने के चांसेस कम होते हैं। केमिकल मेथड इसमें कुछ वो होती है, मेडिसिन वगैरह होती है जो फीमेल्स को दी जाती हैं जिसके कारण उनकी बॉडी में एग रिलीज ही नहीं होता। ठीक है, एग रिलीज नहीं होता जिसके कारण फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस कम होते हैं।
लेकिन बच्चों एग रिलीज नहीं होगा। जो नेचुरल मेथड है उसको अगर हम रोकेंगे तो बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स जरूर होते हैं। थर्ड टाइप है इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसको IUDs के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर क्या होता है, कॉपर टी, ये जो आप देख रहे हैं कॉपर की बनी हुई होती है, टी लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको फीमेल की बॉडी के अंदर इंसर्ट किया करवाया जाता है यूट्रस के अंदर, ताकि प्रेगनेंसी ना हो। तो इसको भी अगर हम बॉडी के अंदर इंसर्ट करा रहे हैं तो मीन्स इसके भी साइड इफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे सेफ और सबसे परमानेंट मेथड होता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या करते हैं, मेल्स के अंदर जो वास्ट डिफरेंस मैंने बताई थी, जो कि टेस्टिस से स्पर्म को लेकर जाती है यूट्रस यूरेथ्रा तक, तो इस वास्ट डिफरेंस को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, कट कर देते हैं सर्जिकल मेथड से, जिससे स्पर्म ट्रांसफर नहीं हो पाता। इसको बोलते हैं वेसिकोटोमी। और फीमेल्स के अंदर क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स, जो कि ओवरी से एग को लेकर आती है यूट्रस तक, इस फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, जिससे कि एग ट्रांसफर नहीं हो पाता। इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो ये है एक परमानेंट मेथड। आई होप आपको बच्चों वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। बच्चों अगर समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक करें, लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि वीडियो का बेनिफिट सभी को मिल सके। मेरा मोटिव यही होता है कि इस वीडियो के थ्रू आपको चैप्टर टिप्स पे याद हो जाए, क्लियर हो जाए सारे डाउट्स, और आप अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सको। अगर बच्चों वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू बच्चों।